भी जुट चुके हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। अशेषा बात कर रही हूँ। कल के बाजार के बाद आज के सत्र में रिकवरी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजारों ने जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को नजरअंदाज कर दिया और अब उनको लगता है कि शायद ग्लोबली कुछ भी हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हर दूसरे दिन कुछ कमेंट्री निकल कर आती है, लेकिन उस पर रिएक्शन नहीं नजर आ रहा। क्या व्यू होगा आपका इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर? बहुत बहुत धन्यवाद अशेषा जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आपके साथ एक लंबे समय बाद चर्चा हो रही है। बात चर्चा करते हुए आपके साथ अच्छा लग रहा है। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। हिंदी में एक कहावत है अशेषा जी, सोच में मोच, और उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये जो बुद्धिमानी जीव अपने आप को समझने वाले राष्ट्रपति ट्रंप। जिस प्रकार की शब्दावली और भाषा का प्रयोग कल उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से विश्व भर के से आलोचना इसकी हुई और वो होनी भी चाहिए। आप भले कितने ही बड़ी व्यक्ति हो संपत्ति को लेकर के, या फिर भले ही किसी बड़े देश के राष्ट्रपति हो, आपको दूसरे लोगों की मान सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक प्राथमिक चीज है किसी भी इंसान को दर्शाने के लिए। तो कभी, और मैंने कई बार अशेषा जी कहा है कि जब तक हमारे और आपके सामने शांति प्रस्ताव के जो दस्तावेज है उसके ऊपर मुहर और सही सिक्के नहीं लग जाते हैं, तब तक ये मानना कि शांति प्रस्ताव या वास्तविकता में ये जमीनी स्तर पर हो गया है, ये समझदारी वाली बात नहीं होगी। मैं आज भी ये कहूंगा। हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है कि आज शाम या कल सुबह यही बुद्धिमानी जीव आकर के कुछ ऐसा बोलते कि नहीं नहीं, हमें तो प्यार मोहब्बत है ईरानी लोगों से। तो ये मतलब अब मेरे ख्याल से कुछ 150 दिन के आसपास हो चुके हैं। अब दुनिया को पता चल गया है और हमें आपको पता चल गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति है और किस प्रकार के विचारधारा रखते हैं। तो कल जो कहा उनसे प्रतिक्रिया होनी थी बाजार में और वो लाजमी भी थी, और आज जो हमने दायरे देख रहे हैं और आप अभी बात करें तो मेरे ख्याल से बाजार अपने सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। आज बाजार बंद होने के पश्चात पहली तिमाही नतीजों का आगाज होगा इस वित्तीय वर्ष का टीसीएस के साथ, और फिर आने वाले 30-35 दिन में बाकी अन्य कंपनियों के भी हम नतीजे देखेंगे पहली तिमाही के। उसके ऊपर विश्लेषण भी करेंगे, समझेंगे भी और चर्चा भी करेंगे। और बारिश को लेकर के जो चिंताएं थी पिछले महीने, वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। ये समीकरण जो है मेरे ख्याल से, और रुपया भी मजबूत हुआ है, इंडिया विक्स नीचे आई है, कच्चे तेल में भी अनुमान था कि बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन $80 के पार नहीं गया। मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था कि $80 के नीचे कामकाज चल रहा था। और एक और बात है, हमने 24,000 का जो स्तर था निफ्टी स्पॉट का, उसको पार किया। प्रयास किया 24,100 के पास जाने के लिए, लेकिन जाकर के वापस आए हैं। मानना यही है, आज तो गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कि ये 24,000 के स्तर अगर टिक गए और कल भी हमने 24,000 का स्तर को बचा लिया, अगले हफ्ते जब हम सोमवार को लौट कर हुई इस युद्ध को लेकर के या ऐसी कोई टिप्पणियां नहीं हुई, तो शायद हम 24,200 और 24,300 के पास जाने के लिए फिर से प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और अगर सकारात्मक संकेत रहे तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते फिर से 24,200 24,300 देखने की तैयारी रखनी चाहिए। ये भी निर्भर होगा कि आज, कल और शनिवार को जो नतीजे आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं और कंपनियों की टिप्पणियां क्या है भविष्य के कारोबार को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल गौरांग सर, वेरी इंसाइटफुल टेक, और यही तो खूबसूरती है। इनफैक्ट आपने सारे के सारे पैरामीटर्स इस वक्त जो ट्रिगर्स है उसे टच बेस कर मार्केट पर अपना आकलन बता दिया। अभी द ग्लोबल मार्केट या फिर भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स, अर्निंग सीजन, ये सब तो था ही जो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मॉनसून की चाल इतनी ज्यादा कल से ग्लोबल फ्रंट पर यूएस ईरान की खबरें आई कि वहां पर मानो कोई टेक्स नहीं ले पाए थे हम, या यूं कहें कि मॉनसून की चाल ठीक चल रही है तो उस पर फोकस नहीं था, लेकिन आपका फोकस वहां पर भी है और एक टेक आपने वहां पर भी दिया। थैंक्स फॉर दैट। गौरांग, आपसे फंडामेंटल नजरिया लेना चाहूंगी। काफी चर्चा थी सेमाग्लूटाइड को लेकर जब ऑफ पेटेंट हुआ था मार्च के महीने में इस साल। कई सारे फार्मा कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, कंपटीशन को लेकर भी चिंताएं थी, लेकिन उसके बाद आज एपीआई सप्लाई को लेकर कंसर्न्स निकल कर आए हैं। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि कोई भी पेशेंट सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी खबर और स्टॉक ऑलरेडी 6% फिसल चुका है। क्या व्यू होगा आपका इस पर?
संजय जी, एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी ज्योजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश डिस्क्लोजर के डॉक्टर रेड्डीज पर हमारी खरीदारी की राय है। और सेमाग्लूटाइल की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में उभरा था, एक्सक्लूसिविटी भी थी और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन इसके आमदनी पर आना था। लेकिन ये जो खबरें आई हैं देरी को लेकर के, इसके कारण ये जो 6% की गिरावट हम देख रहे हैं, 6% के आसपास की गिरावट जो हम देख रहे हैं, पहले तो इससे आप घबराइए नहीं अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है। दूसरी बात, अगर आपने थोड़े बहुत ऊपरी स्तर पर खरीदा है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, तो आप इस गिरावट का लाभ उठा करके थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। और वो जो निवेशक शायद इंतजार कर रहे थे गिरावट का, वो इस करीबन 6% की गिरावट के देखते हुए उसको लाभ समझकर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं अर्षिता जी, क्योंकि देखिए, कंपनी अनुभवी कंपनी है, एक इतिहास रहा है इसका, और इनके पास जो फैसिलिटीज है, चाहे वो R&D को लेकर के हो या फिर किसी ड्रग्स के लेकर के कुछ पाबंदियों को लेकर के हो या फिर कठिनाई को लेकर के हो, इसका निवारण मेरे ख्याल से निकालना बहुत जरूरी है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस परिस्थिति का निवारण जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा। तो जो अनुमानित धारणा बाजार में लग रही कि अब ये सेमाग्लूटाइल को लेकर के पहले जो अनुमान थे उससे बहुत नीचे का आंकड़े योगदान बैलेंस शीट पर आएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। थोड़ा बहुत हम खामियाजा या फिर थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है उनको ओवरऑल आमदनी को लेकर के, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हो ऐसा हमें नहीं लग रहा, इसलिए सकारात्मक राय है डॉक्टर रेड्डीज पर। ठीक है, तो शायद शॉर्ट टर्म में डिसरप्शन होगा, लेकिन कोई बड़ा डिसरप्शन नहीं होगा इसके चलते, और सेमाग्लूटाइड मार्केट और सेमाग्लूटाइड इटसेल्फ GLP-1 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये व्यू आता हुआ। लेकिन सर, ईवी और ऑटो इंडस्ट्री का अगला चरण, इस पर मैं कुछ रिसर्च कर रही थी और मेरी रीडिंग से कुछ चीजें मैंने पाई हैं, आपके इनसाइट समझना चाहेंगे। ऑटो सेक्टर की तस्वीर मानो बदल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी आज नहीं तो कल बढ़ती हुई ही नजर आएगी और कनेक्टेड व्हीकल्स का भी विस्तार काफी हद तक हो रहा है। अब यहाँ पर नई बातें जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ी है, ऑटो टेक्नोलॉजी में नए अवसर आते हुए दिखे हैं और ईवी इकोसिस्टम इवेंचुअली इसका एक्सपेंशन होगा। कैसे देखना चाहिए ऑटो सेक्टर को और यहां से आगे क्या थीम फॉर द नेक्स्ट 5 years इसे माना जा सकता है? मानसी जी, आपकी सोच और समझ की सराहना करते हुए एक दो पहलू और जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से। भारत देश ने काफी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है मानसी जी, और हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा है कि एक्सपोर्ट मार्केट हमारे भारत में स्थापित वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक अवसर के रूप में उभरा है। महीने दर महीने स्थानीय मार्केट में बिक्री की जो आंकड़े आ रहे थे वो तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से खास करके जो एक्सपोर्ट मार्केट के आंकड़े आ रहे थे वो बहुत ही सराहनाजनक थे। वो केवल मात्र 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया या फिर कमर्शियल व्हीकल नहीं, सभी जगहों पर हम देख रहे थे, इंक्लूडिंग आप जो बात कर रहे थे ऊर्जा से चलने वाले वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज जिसे हम कहते हैं। ये जो 8 देशों से ज्यादा के साथ, और अभी अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी काफी सारी देशों की यात्रा पर गए हैं, हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है और सुना है और पढ़ा है, काफी सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो मेरी सोच ये कहती है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खास करके जो भारत देश ने हस्ताक्षर किए हैं बाकी अन्य देशों के साथ, ये एक बहुत सबसे बड़ा अवसर उभर करके आएगा एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के। और वास्तविकता ये भी है मानसी जी कि हम भी यही प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि ऑटो क्षेत्र को लेकर के हमारे देश में एक बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता हो। पहले हम माने जाते थे पूरे दुनिया भर में से हम इंपोर्ट करते थे मानसी जी। आने वाले भविष्य में विचारधारा में इस प्रकार से परिवर्तन होगा that forget India importing from rest of the world, India will be exporting to the rest of the world। तो ये एक बहुत ही सक्षम और मजबूत विचारधारा है, और इस विचारधारा में मेरे ख्याल से एक क्षेत्र, काफी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, लेकिन एक क्षेत्र को लाभ मिलेगा वो ऑटो सेक्टर। हमारी कई सारी पसंद है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां,
पूर्ण रूप से ऊर्जा पर चलने वाले वाहन यानी कि एक कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उस पर भी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की गई है। बिल्कुल। चलिए, तो एक ओवरऑल टेक ऑटो प्लेयर्स पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और रिलेटेड डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर पर आपको मिल चुके हैं।